है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बार फिर शकील साजिद, और आप देख रहे हैं DA न्यूज प्लस का खास प्रोग्राम शौर्य गाथा। जी हाँ, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में मालवा पर राजा गंधर्व सेन का शासन था। भविष्य पुराण के हिसाब से गंधर्व सेन के पिता देवराज इंद्र थे। उनके सेनापति का नाम वीरभद्र और मंत्री का नाम विष्णुदत्त था। गंधर्व सेन की पत्नी का नाम वीरमती था। उनके दो बेटे भरथरी और विक्रम सेन थे। उस वक्त मालवा एक स्वतंत्र राज्य था। कुछ वर्षों के बाद शकों के राजा नहपान ने मालवा पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। युद्ध में उनके पिता राजा गंधर्व सेन की मृत्यु हो गई, लेकिन मंत्री विष्णुदत्त, रानी वीरवती और दोनों राजकुमार वहां से भाग निकले। शकों द्वारा 20 वर्ष तक मालवा पर शासन करने के बाद विक्रम सेन ने शकों को पराजित कर मालवा को शकों से मुक्त कराया। विक्रम सेन ने धीरे धीरे शकों को भारत से खदेड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के कई राज्यों से मदद मांगी और एक बड़ी सेना बनाई। अंत में उन्होंने शकों को पराजित कर विक्रम संवत की शुरुआत की। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे और 9 रत्नों की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई थी। तो आइए आज हम आपको अपने विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा में बताते हैं अदम्य साहसी और अनुशासन प्रिय राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी खास बातें, जो आर्थिक रूप से समृद्ध भारत के स्वर्णिम युग कहे जाने वाले काल में हुए थे। तो देखिए राजा विक्रमादित्य की गाथा शौर्य गाथा में। विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व यानी 19वीं ईस्वी एक भारतीय सम्राट थे, जिन्हें विक्रम सेन के नाम से भी जाना जाता था। उनके साम्राज्य की राजधानी उज्जैन थी। विक्रमादित्य ने शकों को हराने के लिए 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया था। उन्होंने उत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। उनके पराक्रम को देखते हुए उन्हें महान सम्राट कहा गया और कुल 14 भारतीय राजाओं को उनके नाम की उपाधि दी गई। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गुजरात क्षेत्र के शकों या पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करने के बाद स्थापित हुआ था। इसके बाद उन्होंने शक संवत के स्थान पर विक्रम संवत लागू किया। विक्रमादित्य की उपाधि का प्रयोग भारतीय इतिहास में बाद में कई अन्य राजाओं द्वारा किया गया, जिनमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य उल्लेखनीय हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से हेमू के नाम से जाना जाता था। विक्रमादित्य एक महान राजा थे, जैसा कि प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित है, जो बेताल पंचवसंती और सिंहासन बत्तीसी सहित पारंपरिक कहानियों में शामिल है। कई लोग उसे एक शासक के रूप में वर्णित करते हैं, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। विक्रमादित्य भी प्राचीन और मध्यकालीन भारत में कई सम्राटों द्वारा अपनाई गई एक सामान्य उपाधि थी, और विक्रमादित्य की किंवदंतियां विभिन्न राजाओं, विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय का अलंकृत वर्णन हो सकती है। प्रचलित परंपरा के अनुसार विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करने के बाद 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी, और जो लोग उन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं वे उसे विक्रम संवत का नाम देते हैं। वे उसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रखते हैं, और नेपाल अपने आधिकारिक कैलेंडर और कानूनी मामलों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे उनके नाम पर विक्रम संवत का उपयोग करता है। विक्रमादित्य का अर्थ है वीरता का शौर्य। कुछ किंवदंतियां उन्हें म्लेच्छ आक्रमणकारियों से भारत के मुक्तिदाता के रूप में वर्णित करती है।
आक्रमणकारियों की पहचान ज्यादातर शकों के रूप में की जाती है और राजा को शकरा यानी शक का दुश्मन उपनाम से जाना जाता है। यद्यपि विक्रमादित्य का उल्लेख गुप्त काल से पहले यानी 240 से 550 ईस्वी में लिखी गई कुछ रचनाओं में मिलता है, लेकिन कुछ भाग विक्रमादित्य सहित बाद के गुप्त युग के जोड़ हो सकते हैं। विक्रमादित्य का उल्लेख करने वाली सबसे पहली रचना संभवतः बृहत कथा थी, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच अप्रामाणिक बैसाची भाषा में लिखी गई एक भारतीय महाकाव्य थी। इसके अस्तित्व और विक्रमादित्य के उल्लेख की पुष्टि केवल छठी शताब्दी और उसके बाद के बचे हुए कार्यों में रूपांतरणों और समकालीन कवियों की प्रशंसा से होती है। चूँकि बृहत कथा की कोई जीवित प्रति नहीं है, इसलिए यह ज्ञात है कि इसमें विक्रमादित्य की किंवदंतियां थी या नहीं। गुप्तोत्तर रूपांतरों जैसे की कथा सरित सागर में प्रक्षेप हो सकते हैं। कहा सतासाई या गाथा सप्तशती, जो सातवाहन राजा हल शासन काल था, 20 से 24 ईस्वी की कविताओं का संग्रह है। इसमें विक्रमादित्य नामक एक राजा का उल्लेख है जिसने अपनी संपत्ति दान में दे दी थी। हालांकि इस कार्य में कई छंद इसके संशोधित संस्करणों के लिए सामान्य नहीं है और स्पष्ट रूप से गुप्त काल के विस्तारण है। विक्रमादित्य के बारे में श्लोक एक वाक्यांश के समान है। अनेक को सतहस्त्र हिरण्य कोटि प्रदस्य, जो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में गुप्त शिलालेखों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता के पुणे और रिद्धिपुर ताम्रपत्र शिलालेख में उल्लेख है। यह वाक्यांश संभवतः गुप्त काल में हाला नामक ग्रंथ में जोड़ा गया है। विक्रमादित्य का सबसे पहला निर्विवाद उल्लेख छठी शताब्दी के कार्यों में मिलता है। परमार्थ द्वारा 499 से 569 ईस्वी में लिखी गई वसुबंधु की जीवनी और सुबंधु द्वारा लिखित वासवदत्ता परमार्थ में किंवदंती उद्धृत की गई है, जिसमें अयोध्या को राजा विक्रमादित्य की राजधानी बताया गया है। और इस किंवदंती के अनुसार राजा ने वसुबंधु के बौद्ध गुरु को दार्शनिक बहस में हराने के लिए सांख्य विद्वान विंध्यवास को 3 लाख स्वर्ण सिक्के दिए थे। इसके बाद वसुबंधु ने परमार्थ सप्तशती लिखी, जिसमें सांख्य दर्शन की कमियों की ओर संकेत किया गया है। वसुबंधु के तर्कों से प्रसन्न होकर विक्रमादित्य ने उन्हें 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दी। सुबंधु के अनुसार विक्रमादित्य अपने समय के गौरवशाली स्मृति थे। 602 से 664 ईस्वी के आसपास लिखी गई अपनी कृति सियुकी में हविनसांग ने विक्रमादित्य को श्रावस्ती का राजा बताया है। उनके विवरण के अनुसार अपने कोषाध्यक्ष की आपत्तियों के बावजूद राजा ने आदेश दिया कि 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं गरीबों में वितरित की जाए और एक व्यक्ति को जंगली सूअरों का शिकार करते समय सही रास्ते पर आने में मदद करने के लिए 1 लाख सोने के सिक्के दिए। लगभग उसी समय मनोरथ नामक एक बौद्ध भिक्षु ने अपना सिर मुंडवाने के लिए एक नाई को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। विक्रमादित्य, जो अपनी उदारता पर गर्व करते थे, शर्मिंदा हो गए और उन्होंने मनोरथ और 100 गैर बौद्ध विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ का आयोजन किया। मनोरथ द्वारा 99 विद्वानों को पराजित करने के बाद अंतिम शास्त्रार्थ की शुरुआत में राजा और अन्य गैर बौद्धियों ने उसे डांटा और अपमानित किया। अपनी मृत्यु से पहले मनोरथ ने अपने शिष्य वसुबंधु को पक्षपाती, अज्ञानी लोगों के साथ शास्त्रार्थ करने की निरर्थकता के बारे में लिखा था। विक्रमादित्य की मृत्यु के तुरंत बाद वसुबंधु ने अपने उत्तराधिकारी बालादित्य से अपने गुरु के अपमान का बदला लेने के लिए एक और शास्त्रार्थ करने को कहा और इस शास्त्रार्थ में वसुबंधु ने 100 गैर बौद्ध विद्वानों को पराजित किया। शिमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और सोमदेव की 11वीं शताब्दी की कथा सरित सागर दोनों बृहत कथा के रूपांतर है, जिनमें विक्रमादित्य के बारे में कई किंवदंतियां शामिल है।
प्रत्येक किंवदंती में कहानी के भीतर कई काल्पनिक कहानियां हैं जो उनकी शक्ति को दर्शाती है। पहली किंवदंती में विक्रमादित्य की प्रतिष्ठान के राजा के साथ प्रतिद्वंदिता का उल्लेख है। इस संस्करण में उस राजा का नाम नरसिंह है, लेकिन वह शालिवाहन से नहीं है। इसी तरह विक्रमादित्य की राजधानी पाटलिपुत्र है, लेकिन वह उज्जैन से नहीं है। किंवदंती के अनुसार विक्रमादित्य नरसिंह के विरोधी थे, जिन्होंने दक्षिणापथ पर आक्रमण किया और प्रतिष्ठा को घेर लिया, जिससे वह पराजित हो गए और पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इसके बाद वह भेष बदलकर उस प्रतिष्ठान में घुस गया और एक वेश्या को अपने बस में कर लिया। विक्रमादित्य कुछ समय तक उसके प्रेमी रहे। उसके बाद वे गुप्त रूप से पाटलिपुत्र लौट आए। लौटने से पहले उन्होंने कुबेर से प्राप्त 5 स्वर्ण प्रतिमाएं वेश्या के घर छोड़ दी। यदि इन चमत्कारी मूर्तियों में से किसी का कोई अंग टूटकर किसी को उपहार में दे दिया जाए तो वह सुनहरा अंग पुनः उगाता है। अपने प्रेमी की खोने पर शोक मनाते हुए वेश्या ने दान देना शुरू कर दिया और शीघ्र ही सोने के उपहार देने की प्रसिद्धि में नरसिंह से आगे निकल गई। बाद में विक्रमादित्य वेश्या के घर लौटे, जहां नरसिंह की उनसे मुलाकात हुई और वे मित्र बन गए। विक्रमादित्य ने वेश्या से विवाह किया और उसे पाटलिपुत्र ले आए। पुस्तक 12 शशांकवती में बेताल पंचविंशति की किंवदंतियां के नाम से लोकप्रिय है। यह 25 कहानियों का संग्रह है, जिसमें राजा एक बेताल को पकड़ने का प्रयास करता है, जो एक रहस्यमयी कहानी सुनाता है और अंत एक प्रश्न के साथ होता है। कथा सरित सागर के अलावा यह संग्रह 3 अन्य संस्कृत खंडों में भी उपलब्ध है, जिसमें भारतीय स्थानीय भाषाओं संस्कृत और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में भी उपलब्ध है। यह विक्रमादित्य की सबसे लोकप्रिय कथा है। इन संस्करणों में मामूली परिवर्तन है। क्षेमेंद्र सोमदेव और संस्करणों में राजा का नाम त्रिविक्रम सेन है और कथा सरित सागर में उनकी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थित है। कहानी के अंत में पाठक को पता चलता है कि वे पहले विक्रमादित्य थे। बाद के ग्रंथ जैसे कि संस्कृत बेताल विक्रमादित्य कथा और आधुनिक स्थानीय संस्करण राजा की पहचान उज्जैन के विक्रमादित्य की रूप में करते हैं। कल्हड़ की 12वीं सदी की राज तरंगिणी में उल्लेख है कि उज्जैनी के हर्ष विक्रमादित्य ने शकों को हराया था। इतिहास के अनुसार विक्रमादित्य ने अपने मित्र कवि मातृगुप्त को कश्मीर का शासक नियुक्त किया था। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद मातृगुप्त ने प्रवरसेन के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। तीसरी सरकार के अनुसार कल्हड़ ने पौराणिक विक्रमादित्य को वर्धन सम्राट हर्षवर्धन समझ लिया था। मधुसूदन की 17वीं शताब्दी की प्रभुबोधिनी भी इस तरह से दोनों राजाओं को भ्रमित करती है और उल्लेख करती है कि रत्नावली के लेखक हर्ष की राजधानी उज्जैन में थी। सिंहासन द्वात्रिमशिका को सिंहासन पत्तीसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विक्रमादित्य के बारे में 32 लोक कथाएं हैं। प्रेम कहानियों के संग्रह में परमार राजा भोज कई शताब्दियों के बाद विक्रमादित्य के प्राचीन सिंहासन की खोज करते हैं। सिंहासन में 32 मूर्तियां हैं, जो वास्तव में अप्सराएं हैं, जो हिंदू और बौद्ध संस्कृति में बादलों और पानी के एक प्रकार की स्त्री आत्माएं हैं, लेकिन एक श्राप के कारण पत्थर में बदल गई थी। जब भोज सिंहासन पर चढ़ने की कोशिश करता है तो एक अप्सरा जीवित होकर आती है और उससे कहती है कि उसे सिंहासन पर तभी बैठना चाहिए जब वह विक्रमादित्य की तरह उदार हो। जैसा कि कहानी में बताया गया है, इसके बाद भोज द्वारा सिंहासन पर चढ़ने के 32 प्रयास किए गए, जिनमें विक्रमादित्य के गुणों की 32 कहानियां वर्णित की गई, लेकिन प्रत्येक प्रयास के बाद भोज ने अपनी हीनता स्वीकार की। हालांकि मूल रचना का लेखक और दिनांक अज्ञात है, चूँकि कहानी में भोज का उल्लेख है, जिनकी मृत्यु 1055 में हुई थी, लिहाजा इनकी रचना 11वीं शताब्दी के बाद हुई होगी। संस्कृत संस्करण सिंहासन द्वात्रिमासिका के 5 प्राथमिक संस्करण 13वीं और 14वीं शताब्दी के हैं। सुजान राय की 1695
खुलासत उद तवारीख के अनुसार इसके लेखक भोज के वजीर पंडित ब्रज थे। वेताल पंचविशंति और सिंहासन द्वात्रिमासिका रचनात्मक रूप से विपरीत है। वेताल कथाओं में विक्रमादित्य प्रेम कहानी का केंद्रीय पात्र है, लेकिन वह व्यक्तिगत कहानियों से तब तक जुड़ा नहीं है जब तक कि वह उन्हें बेताल से नहीं सुनता। यद्यपि सिंहासन की कहानियों की प्रेम स्टोरी विक्रमादित्य की मृत्यु के बहुत बाद की है, लेकिन वे कहानियाँ उनके जीवन और कार्यों का वर्णन करती है। अयोध्या के किंवदंती के अनुसार सदियों तक लुप्त रहने के बाद शहर को विक्रमादित्य ने पुनः खोजा था। विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज शुरू की और तीर्थों के राजा प्रयाग से मिले। प्रयाग के मार्गदर्शन में विक्रमादित्य ने उस स्थान को चिन्हित किया, लेकिन फिर भूल गए कि वह स्थान कहाँ था। तब एक योगी ने उनसे कहा कि वे गाय और बछड़े को मुक्त करें। अयोध्या वह स्थान होगा जहाँ गाय के थन दूध देना शुरू कर देंगे। और इस सलाह का पालन करते हुए विक्रमादित्य ने प्राचीन अयोध्या स्थल की खोज की। हंसी बक्कर के अनुसार वर्तमान अयोध्या मूलतः साकेत थी, जिसका उल्लेख बौद्ध स्रोतों में मिलता है। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त, जिन्होंने स्वयं की तुलना राम से की थी और जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने अपनी राजधानी साकेत को स्थानांतरित किया और रामायण में वर्णित पौराणिक शहर के नाम पर इसका नाम अयोध्या रखा। परमार्थ की 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में वर्णित वसुबंधु की जीवनी में विक्रमादित्य का उल्लेख आमतौर पर स्कंदगुप्त या पुरुगुप्त जैसे गुप्त राजाओं के साथ किया जाता है। हालांकि गुप्त राजाओं ने पाटलिपुत्र से शासन किया था, लेकिन अयोध्या उनके क्षेत्र में था, जबकि अश्विनी अग्रवाल जैसे विद्वान इस विवरण को गलत बताते हैं। ज्योतिर्विदाभरण में जो कालिदास से संबंधित एक ग्रंथ है, विक्रमादित्य के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वानों का उल्लेख किया गया था, जिसमें विद्यासिंह, धन्वंतरी, घाटकरापारा, कालिदास, छपड़क, शंकु, वराहमिहिर, वररुचि और बेताल भट्ट शामिल थे। हालांकि कई विद्वान ज्योतिर्विदाभरण को कालिदास की मृत्यु के बाद लिखी गई एक साहित्यिक जालसाजी मानते हैं। बीबी मिरासी, जो इस कृति को 12वीं शताब्दी का बताते हैं, उनके अनुसार यह कालिदास द्वारा रचित नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें व्याकरण संबंधी त्रुटियां हैं। पहले के साहित्य में ऐसे नवरत्नों का कोई उल्लेख नहीं है और डीसी सरकार ज्योतिर्विदाभरण को ऐतिहासिक उद्देश्यों के लिए बिल्कुल बेकार कहते हैं। इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि 9 विद्वान रामकालीन व्यक्ति थे या एक ही राजा के संरक्षक थे। ऐसा माना जाता है कि वररुचि 3वीं या 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास रहते थे। यद्यपि कालिदास के जीवन काल पर विवाद है, अधिकांश इतिहासकार उन्हें 5वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वराहमिहिर 6वीं शताब्दी में रहते थे। धन्वंतरी एक चिकित्सा शब्दकोश निघंटु के लेखक थे, लेकिन उनका जीवन काल अनिश्चित है। अमर सिंह का भी निश्चित रूप से समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके शब्दकोश में धन्वंतरी और कालिदास की कृतियों का उपयोग किया गया है। लिहाजा उनका समय 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व नहीं माना जा सकता, जबकि शंकु, बेताल भट्ट, शपड़क और घटकरपा के बारे में बहुत कम जानकारी है। कालिदास एकमात्र व्यक्ति है जिनके विक्रमादित्य से संबंध का उल्लेख ज्योतिर्विदाभरण से भी पहले के कार्यों में मिलता है। विक्रमादित्य ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल देश भेजा, जो वर्तमान में उत्तर कन्नड़ में है। हालांकि इन रिपोर्टों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। उसी ज्योतिर्विदाभरण में यह भी उल्लेख है कि कालिदास ने अन्य नवरत्नों के साथ मिलकर विक्रमादित्य के दरबार में काम करने का दावा किया था, जिन्होंने रोमन सम्राट को हराया था और उसे उज्जैनी की गलियों में घसीटा था। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं
आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।